नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज की शुरुआत करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 78वां स्वतंत्रता दिवस अभी बीता है कल, ठीक है, और इसीलिए लेक्चर नहीं आ पाया। तो आज जो है रोज़ की तरह ही प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन के बिना इस प्रश्न का उत्तर देना है। एक चीज़ और आपको मैंने कई बार बताया है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो 108 दिन की सीरीज़ चल रही है। 27 अक्टूबर यूपीपीसीएस 108 दिन की सीरीज़ करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें लगभग 60 वीडियोस आपको अभी मिल चुके हैं। और मैं हमेशा प्रश्न पूछता हूँ और कुछ हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, और हमेशा ये कहता हूँ कि उस प्रश्न और उन हैंड रिटन नोट्स को ज़रूर पढ़िए। बाकी चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो। मैं खुल के कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जो मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ उसको आप पढ़ो, उससे बढ़िया है कि आप क्वेश्चन कर लो। लेकिन जितना मैंने हैंड रिटन नोट्स दिया है वो सब आप लोग पढ़ लीजिए। आज की लेक्चर से मतलब हो सकता है कि 2 लेक्चर और आए हिस्ट्री मॉडर्न के, तो आज की लेक्चर से मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन फिर भी पूछ रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, पिछले लेक्चर पर बहुत सारे उत्तर आए थे। बहुत अच्छा लगता है जब लोग सही उत्तर देते हैं। ठीक है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। किसने कहा था ये स्टेटमेंट? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, बी है इकबाल ने कहा था, सी है अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, या डी है खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। तो ABCD आंसर मत करिएगा, डायरेक्टली नाम लिख दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आज़ाद ने कहा था तो बस नाम लिख दीजिएगा आज़ाद। ठीक है, फिर अगला है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित हुआ? फरवरी 1922 को, दिसंबर 1928 में, या मार्च 1940 में। जो भी आपको सही लग रहा होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ईयर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कि पाकिस्तान शब्द जो है इसका डिमांड करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया पाकिस्तान, वो किसने किया? ठीक है, तो ये भी आप बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर एक और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शायद जब मैंने नोट्स पढ़ाया था तो उसमें नहीं था। प्रश्न है कि कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी क्विट इंडिया मूवमेंट से, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, क्या क्या है? पहला है मातंगिनी हजारा, दूसरा है कनकलता बरुआ, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है शांति घोष, और चौथा ऑप्शन है अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मैंने दिए हैं। आप लोग इसमें से बताइएगा कौन सा करेक्ट जो है यहाँ पर आंसर है। ठीक है, अगला एक प्रश्न और पूछ देता हूँ, इस प्रश्न के बाद डायरेक्टली प्रश्न पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ पैरेलल गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार स्टार्ट हुई, तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें बलिया। ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ डायरेक्टली घटना चक्र के पूर्वावलोकन का ही प्रश्न है। ठीक है, और इस आया हुआ प्रश्न है, मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली मैं क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूँ। आए हुए ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो ए हो गया यहाँ पर बलिया, बी हो गया सतारा, ठीक है, सी हो गया यहां पर तामलुक, और डी ऑप्शन है मेरठ। थोड़ी सी तबीयत भी नासाज लग रही है, एडजस्ट करिएगा। ठीक है, चलिए, तो इन प्रश्नों का आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। आज हैंड रिटन नोट से नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ छोड़ने वाली चीज़ें नहीं है। केवल 2 से 3 लेक्चर बिना हैंड रिटन नोट्स के होगा। ठीक है, चलिए, जो टॉपिक है हम लोग का काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है बहुत सारे लोगों का। SC बोस, सुभाष चंद्र बोस, जिस तरह से उनकी मृत्यु होती है, कहा जाता है कि ताइवान में प्लेन क्रैश के दौरान हो रही है इनकी मृत्यु, लेकिन बाद में कई बार ऐसी भी बातें हुई कि भाई रशिया में देखे गए, या फैज़ाबाद के पास गुमनामी बाबा के रूप में इनको जाना जाता है।
और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्स्पिरेसी वाले कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हालांकि जो सुभाष चंद्र बोस के नाती हैं वो बहुत सारा क्लेम करते हैं, लेकिन चलिए वो सारी बातें जो है यूपीएससी के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, तो हम लोग कहानियों में बिलीव नहीं करेंगे। जितनी चीज़ें एक्सेप्टेड है और यूपीएससी जो है उसको भारत सरकार जिसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करती है, उतनी चीज़ों पर ही प्रश्न उत्तर लिखा जाता है। हमेशा ये बात याद रखिए, ठीक है। कहानी जो होता है वो आप अपने निबंध में थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, लेकिन मतलब ऐसी कहानी नहीं, मनगढ़ंत कहानियाँ थोड़ी बहुत निबंध लिखते समय आप यूज़ कर सकते हो अपना थोड़ा विज़न दिखाने के लिए। लेकिन कभी भी जब भी आप आंसर कर रहे हो ना, तो इस तरह के फैक्ट का यूज़ नहीं करते हैं जो कि ऑफिशियली एक्सेप्टेड ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है उड़ीसा में 23 जनवरी को होता है, ठीक है। तो 23 जनवरी को अभी पहला प्रश्न आपके पास आ गया कि पिछले साल से 23 जनवरी किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा है इंडिया में, ठीक है। तो 23 जनवरी सेलिब्रेटेड एज विच डे, ठीक है, इन इंडिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो 1897 में उड़ीसा में जन्मे थे, कटक में। फिर कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में इन्होंने 1919 के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और भारतीय नागरिक सेवा यानी कि आईसीएस सिविल सर्विसेज जो है 1920 में निकाल ली, यानी कि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद इन्होंने आईसीएस की परीक्षा क्रैक कर ली। तो अब ये समझ ही सकते हो कि इनकी मेधा का कोई तुलना नहीं है कि जो लड़का अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और नेक्स्ट ईयर 1920 में वो आईसीएस की परीक्षा निकाल ले रहा है, तो मेधा में कहीं भी कमी नहीं है। बाद में क्या हुआ कि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया उस पोस्ट से। 1938 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में त्रिपुरी संकट होता है, आपको मैंने बताया भी है, ठीक है। तो वो वहाँ से कांग्रेस से अध्यक्षता से इस्तीफा देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था की स्थापना करते हैं। फिर 1941 में जर्मनी चले गए। देखिए होता क्या था कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे और इंडियन गवर्नमेंट से भी कहते थे, तत्कालीन जो अंतरिम सरकार उस तरह बनी थी, कि हम लोग करते ये है ना कि जो जर्मनी है, ठीक है, उसकी सहायता लेते हैं, या जो जापान है उनकी सहायता लेते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो राष्ट्र है ना, उनकी सहायता से हम लोग आज़ादी पाने का प्रयास करते हैं। इस तरह की कुछ सोच थी। फिर आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं सुभाष चंद्र बोस। कई बार प्रश्न ये पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज को किसने बनाया, ठीक है। तो पहले तो ये कन्फ्यूज़न दूर करनी है कि आज़ाद हिंद फौज और आईएनए अलग अलग है। बिल्कुल नहीं, आज़ाद हिंद फौज ही आईएनए है, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी उसको बोलते हैं। देखिए हुआ क्या, थोड़ी सी कहानी मैं यहाँ सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ज्ञानी प्रीतम सिंह, जो कि गदर पार्टी के सदस्य हैं और तात्कालिक समय में यानी कि 1941 के आसपास में वो बैंकॉक में रह रहे हैं और भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे हैं। अब ये जो प्रीतम सिंह हैं वो जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे, लेकिन जापान के जो मेजर आइची फुजीवारा और प्रीतम सिंह दोनों ने ही कैप्टन मोहन सिंह को ऐसा कहा कि आप इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करिए, ठीक है। मतलब ये जो लीड हम चाह रहे हैं वो आप करिए। कैप्टन मोहन सिंह एक व्यक्ति हैं, उनको करने के लिए कहा। तो 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो जाते हैं और 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में ही इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब उसमें हैं कौन कौन, तो तात्कालिक समय में जैसे जापान के मलय अभियान एक चल रहा था, उस समय में कुछ ब्रिटिश सेना में काम करने वाले जो भारतीय सैनिक थे, जब हारे थे ये लोग, तो वही सैनिकों को मिला करके जो है इन लोगों ने आज़ाद हिंद फौज में भरा। और भी लोग थे लेकिन मुख्य वो लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान कौन संभाल रहा है, तो एससी बोस संभाल रहे हैं। यानी कि जो कैप्टन मोहन सिंह है उन्होंने किसको दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को कमान संभालने के लिए दे दिया। इनको नेताजी कहा जाता है, उपनाम तो सबको पता होगा। 38 में आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो देश नायक की उपाधि भी इनको मिली थी। कहाँ मिली थी, शांति निकेतन में। देखिए जब मैं कुछ महीने पहले, शायद 2 महीने पहले आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा था PT 365 का, तो मैंने आपको बताया था कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो अगर किसी ने मेरा वो लेक्चर देखा है तो आप मुझे बताओ शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, ठीक है।
ये कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक, फिर महात्मा गांधी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन है ना, 1939 के बाद से, फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना के बाद से, वो भारत के साथ साथ अंडमान निकोबार, बर्मा, जापान, रशिया, जर्मनी, ठीक है, ताइवान, अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो जो भी डेट और उसके साथ कंट्री है ना, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि 1941 में ये जर्मनी पहुंचते हैं, अप्रैल के महीने में, महीना भी याद रखेंगे। ठीक है, जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन करते हैं वहाँ पर 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने लगभग वहीं पर रह रहे हैं। वहाँ से आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। ठीक है, 41 के अंत तक जर्मन तानाशाह जो एडोल्फ हिटलर है, वो निर्वसित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे देता है। अभी तक आईएनए या आज़ाद हिंद फौज की मान्यता जर्मनी में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, मान्यता दे देता है और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने के लिए सहमति प्रदान कर देता है और ये भी कह देता है कि आप सेना गठित कर सकते हैं। ठीक है, 1942 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल, ये देखिए जर्मनी के जो जनरल हैं इरविन रोमेल, उनके उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित कर लेते हैं। यानी कि सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं कि जर्मनी के उत्तरी अफ्रीका अभियान जब हुआ था तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स से जर्मनी लड़ रही होगी, तो वहाँ पर जो सैनिक पकड़े गए वो कौन है, वो तो भारतीय ही हैं। मतलब हो सकता है कि ब्रिटिश सैनिक भी पकड़े गए हों, लेकिन कितने भारतीय थे, 10,000 के आसपास। तो उनको क्या किया जाता है कि सीधे आज़ाद हिंद फौज की सेना में भर्ती कर लिया जाता है। ठीक, यानी कि मोस्टली जो युद्धबंदी है ना, वही आज़ाद हिंद फौज में भर्ती किए जा रहे हैं, यानी कि जिनको लड़ने आ रहा है पहले से। ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है कि वो बाकायदा ट्रेनिंग ले रखे हैं ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है, इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि फ्री इंडियन लीजन कौन है। तो इनको मिला करके जो आर्मी गठित हो रही है उन्हें फ्री इंडियन लीजन कहा जा रहा है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह करते हैं। वो ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ चले गए थे, या जापानियों के हो गए थे, मतलब उनके साथ मिल गए। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। ठीक है, दिसंबर 91 में क्या हो रहा है कि उत्तरी मलय के जंगल में, जो आपका म्यांमार वाला क्षेत्र पड़ेगा उसे ही मलय कह रहे हैं, तो वहाँ के जंगल में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना के साथ पराजित होती है। 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की एक टुकड़ी है जापानी सेना से पराजित होती है। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए। ठीक है, मतलब जो आपका अंग्रेजी सेना है वो हार रही है, तो जो उनके एक व्यक्ति हैं कर्नल LV फिट्जपैट्रिक, वो जापान के युद्धबंदी हो जाते हैं। लेकिन बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीयों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। अब उसमें कुछ भारतीय हैं जो कि एक सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह है। ज्ञानी प्रीतम सिंह कौन है, तो मैंने आपको बताया गदर पार्टी से संबंधित है। तो वो कुछ जापानियों से बातचीत करते होंगे, ठीक है, चाऊ माऊ शिव फाऊ, तो उनको बताते होंगे कि नहीं भाई ये लोग जो है ना भारतीय हैं, इन लोग को ज़बरदस्ती भरा गया है, सेना में ज़बरदस्ती लड़वाया जा रहा है, तो इन लोग को युद्धबंदी नहीं बनाते हैं जापान वाले, क्या बना देते हैं, जापान के मित्र बना देते हैं। ठीक है, अब जापान के मेजर आइची फुजीवारा हैं और ज्ञानी प्रीतम सिंह, ये ही दोनों लोग मिल करके कैप्टन मोहन सिंह को कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करिए। 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो जाते हैं और 42 में मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर देते हैं, जिसको INA भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत जितने पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक हैं उनको शामिल किया जा रहा है। ठीक है, जिनको पकड़ा नहीं गया था, जापान के मित्र का वो दिया गया था, टाइटल दिया गया था, उन्हें ही शामिल किया जाता है इंडियन नेशनल आर्मी में। स्पष्ट है कि INA के विचार का सूत्रपात ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन कब होता है, सितंबर 1942, तो ये भी ईयर याद रख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके प्रथम सेनापति कौन बनते हैं, कैप्टन मोहन सिंह। थोड़ा सा पॉज लेते हैं, कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। ठीक है, जो ये काम मैंने दिया था, कुछ लोगों ने आंसर किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो चलिए सबका ईयर देख लेते हैं कि ये क्या क्या है।
तो पहला इसी में देख लेते हैं हल्का सा ही, ठीक है, उतने से काम हो जाएगा। अगस्त क्रांति किसको कहा जाता है? तो 1942 की जो क्रांति हो रही है आपकी भारत छोड़ो आंदोलन की, उसे ही अगस्त क्रांति नाम दिया जाता है। 8 अगस्त से स्टार्टिंग हो रही है उसकी, इसलिए उसको बोलते हैं अगस्त क्रांति, ठीक है। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। और वायसराय उसमें लॉर्ड लिथिगो हैं, और इन्होंने ही अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें ये कहा गया कि मुस्लिमों का हित कैसे साधा जाए, ठीक है, उसके बारे में बताया गया था। तीसरा आता है अगस्त घोषणा, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि व्हाट इज़ अगस्त डिक्लेरेशन। बहुत सारे लोग पढ़ के बैठे होते हो, फिर भी मेन टाइम पर जब आता है तो तीनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हो। तो दोनों शुरू का तो दोनों बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि भाई क्रांति के समय हो रही है और प्रस्ताव 2 साल पहले उसके आ रहा है, ठीक है। लेकिन घोषणा कब आती है? तो घोषणा आती है आपकी 1919 में, ठीक है, 1900, ठीक है, 19 नहीं, ये 17। देखिए 19 से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उस समय 19 में आया है, तो उसी से याद करिए 1917 में, यानी कि उसके 2 वर्ष पहले ही अगस्त घोषणा आ रही है। ये भी बता दे रहा हूँ कब आ रही है, तो 20 अगस्त 1917 को, यानी कि 20 अगस्त 1917 को भारत के जो सचिव हैं एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान देते हैं कि जो भी वो बयान दे रहे हैं उसी को अगस्त घोषणा 1917 के रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार ये कहा गया कि भारत सरकार पर नियंत्रण धीरे धीरे भारतीय लोगों को हस्तांतरित किया जाएगा और एक जिम्मेदार सरकार धीरे धीरे स्थापित की जाएगी। इस घोषणा में ये भी क्लियर किया गया कि कि जो भारत होगा वो ब्रिटिश भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। ये मतलब ये पूरी बातें कौन कर रहा है? तो मॉन्टेग्यू कर रहे हैं, ठीक है, जो कि तत्कालीन समय में सचिव हैं भारत के। तो अगस्त घोषणा जो है 1917 में आई थी। 1919 से रिलेट करके आप इसको देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। जिसको नोट डाउन करना है वो ईयर नोट डाउन कर ले। चलिए, जितने लोगों का सही था वो बधाई के पात्र हैं, जिन लोगों का गलत था वो कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसे कोई चीज़ अगर कन्फ्यूज़न रहे तो आप लोग पूछ लिया करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि जब कमेंट पढ़ूंगा तो मैं उसको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। एक चीज़ और है कि किसी ने वो एक प्रश्न का उत्तर गलत दिया था कि 1935 के अनुसार, नियम के अनुसार, जब 1937 में चुनाव होते हैं, ठीक है, तो उसमें कांग्रेस की सरकार कितने महीने तक शासन करती है, तो उन्होंने लिखा था 18 महीने तक। तो वो गलत है दोस्त, वो जो है 28 महीने होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे क्या हो रहा है? आगे हो रहा है कि 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस जो है आज़ाद हिंद फौज की कमान उठा करके देते हैं सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। इसका मतलब रास बिहारी बोस उस समय आज़ाद हिंद फौज से जुड़ चुके थे। तो आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि कुछ जापान की युद्धबंदी है, ठीक है, या युद्धबंदी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि बैंकॉक में जो आपके ज्ञानी प्रीतम सिंह है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ज्ञानी प्रीतम सिंह है, वो जो जापानी नेतृत्व करता है फुजीवारा, उनसे कहते हैं कि भाई ये लोग जो है ना भारतीय हैं, ये ब्रिटिशर्स नहीं है, तो केवल ब्रिटिशर्स को आप युद्धबंदी बनाओ, ये लोग जो है ना जापान के मित्र हैं, ठीक। तो अब जापानी फुजीवारा और प्रीतम सिंह, ये दोनों लोग कैप्टन मोहन सिंह को ये विचार देते हैं कि आपको कोई एक INA टाइप की चीज़ें बनानी चाहिए। और सितंबर के आसपास में 1942 में INA, भारतीय इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज बनकर तैयार होती है। फिर 1 साल बाद लगभग उसकी कमान जो है किसको दे दी जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस को दे दी जाती है। किसकी सहायता से दी जा रही है? तो वहाँ पर जो है रास बिहारी बोस की सहायता से दी जा रही है, या उन्होंने दी, ठीक है। अब अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाते हैं। अब ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ बनाते हैं प्रश्न ये पूछता है, तो सिंगापुर में बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बना रहे हैं, जिसको आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जाना जा रहा है। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। अब देखिए अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे मैंने कहा कि INA ही आज़ाद हिंद फौज है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही एक तरह से ही पूछी जाएंगी। अभी आपको आगे आएगा कि INA या आज़ाद हिंद फौज के जो मुकदमा चला उसमें किसने किसने वकालत की, इस तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सेपरेटली भी आपको जाननी है और एक साथ अगर प्रश्न पूछेगा तो एक साथ जानिए। कि अगर ऐसे पूछ लिया कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ,
तो आप बता दोगे कैप्टन मनमोहन सिंह ने किया। ठीक है, किसके सुझाव पर किया, तो वहाँ पर दो नाम है आपका, एक फुजीवारा है और एक आपके जो गदर पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं उन्होंने किया। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लिया कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया, तो आप दे दोगे 1943 में किया। कहाँ किया, तो सिंगापुर में किया। इस तरह से दोनों का अंतर अलग हो जाएगा। तो कह रहा है कि सिंगापुर द्वीप पर जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तो ब्रिटिश मलय का अंग था वो, और ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे। पहला था फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय तथा स्टेट्स सेटलमेंट, 3 चीज़ थी। यानी कि स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्र जोड़े गए थे जो इस प्रकार थे। मलक्का वर्तमान मलेशिया का एक राज्य था, डिडिंग वर्तमान में मलेशिया का पेराक राज्य था, पेनांग मलेशिया का ही एक राज्य था ये भी, और सिंगापुर जो कि 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा करता है। तब मलेशिया का, तो उस समय जो है मलेशिया से अलग होता है सिंगापुर 1963 में। बस ये चीज़ याद रखनी है कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का जब गठन हो रहा था तो वो मलय का हिस्सा था। ठीक है, सिंगापुर जो कि उस समय मलय था, अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो टोटल पॉइंट कुछ और था, लास्ट का जो है वो है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो किसने कहा था, यही पूछता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग का पूछ दिया उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अब देखिए, जिस तरह का एनालिटिकल क्वेश्चन आने लगा है अभी वर्तमान समय में मेंस में, उसमें ऐसे भी लिख सकता है कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। दिए गए उक्त कथन के बाद, ठीक ना, गठित संस्था द्वारा क्या क्या मतलब भारतीय आज़ादी में क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन लाए गए या मतलब क्या चीज़ें की गई। अब देखो, ये स्टेटमेंट देने के बाद अगर किसी को ये स्टेटमेंट याद नहीं है ना, क्योंकि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो लिखा नहीं, तो ना उसे संस्था का नाम पता है, ना ये पता है किस व्यक्ति ने कहा, बस एक स्टेटमेंट पता है और उस पर आपको एलेबोरेट करना है मेंस का आंसर। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, चलिए फिर ये जय हिंद का नारा भी देते हैं। जय हिंद में क्या होता था कि आज़ाद हिंद फौज में जो नमस्कार करते थे एक दूसरे को तो जय हिंद ही कहते थे। हालांकि यूपीएससी हिंदी भी जय हिंद ही करती है सबको एक दूसरे को। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है, तो 1942 12 नवंबर को मनाया गया था, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह को मनाया गया था। तो कभी कभार ये भी घटिया टाइप के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया या आज़ाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक और अधिकारी को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चला दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जाता है रादर आज़ाद हिंद फौज दिवस और उसके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी प्रश्न है इसमें ये चीज़। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मुकदमा जो चला उसमें अभियुक्त कौन कौन था, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा दी गई थी और राशिद अली को 7 साल का कठोर कारावास दिया गया था। इनके बचाव के लिए आज़ाद हिंद फौज के भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसिफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। तो पूछता है हेड कौन था, यानी कि इन लोग को लीड कौन कर रहा था, तो भूला भाई देसाई जो है लीड कर रहे थे। पूछा जाता है अभियुक्त कितने थे, तो 3 लोग थे। एक लोग को मतलब 3 लोग थे जिनको हैंग टिल डेथ दिया गया था, यानी कि फांसी की सजा दी गई, और राशिद अली को क्या दिया गया, 7 वर्ष का सश्रम या कठोर कारावास का दंड दिया गया था। जो सरकार का निर्णय था पूरे देश में इससे प्रतिक्रिया होने लगी। वायसराय लॉर्ड वेवल जो है विवश होकर के मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है, इसका दाता है कैबिनेट मिशन योजना। थोड़ा सा देख लेंगे और फिर इस चीज़ को कल देखेंगे। ठीक है, तो कैबिनेट जो है काफ़ी बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही है, तो एक ही पेज का, इसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल देखेंगे। कैबिनेट मिशन क्या है, 1946 में आया। तो देखिए कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लिया गया, शिमला समझौता अभी आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं नोट्स बना के पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये पूछ लिया गया। कैबिनेट मिशन पूछ लिया गया। क्रिप्स मिशन कब आया ये पूछ लिया गया, 1942 में आया था।
तो ये क्रोनोलॉजी लगाने को हमेशा आता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और उसके बाद चीज़ें और क्लियर कर दूंगा। तो क्या है कि ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में, इटली कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्याग्रहण की और नौसेना विद्रोह हुआ। उसके बाद 19 फेब यानी कि 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव जो हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, किस चीज़ के लिए, तो संवैधानिक सुधार के लिए एक शिष्टमंडल भेजा, यानी कि कुछ लोगों को भेजा। अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कर रहे थे और 2 सदस्य और थे। तो तीनों लोग का नाम और पद, इन दोनों से प्रश्न पूछता है। तो पहला हो गया अध्यक्ष कौन था, तो भारत मंत्री थे। जैसे पूछेगा कि पैथिक लॉरेंस कौन थे, तो एक तो हेड थे, ठीक है, आपके जो कैबिनेट मिशन है उसके साथ साथ भारत मंत्री भी हैं। अन्य 2 लोगों में कौन कौन है, एक है स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन आया था उसके, तो ये अध्यक्ष हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड के, ठीक है। और तीसरे व्यक्ति हैं एबी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री हैं, ठीक है। तो इन तीनों लोग का नाम और पद, डेजिग्नेशन सब पूछता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, तो ये भी पूछता है कि किस तरह की व्यवस्था का सुझाव दिया, तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव देता है। प्रांत के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि एवं प्रांतों को अ ब स 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज़ादी से पहले अ ब स द, इवन आज़ादी के बाद भी अ ब स द टाइप के ही, यानी कि 4 ग्रुप में विभाजित थे स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरह का सुझाव इसने दिया था। इसने क्या कहा, कैबिनेट मिशन 16 मई को अपने प्रस्ताव की घोषणा करती है। तो प्रमुख प्रस्ताव क्या थे, पहला है कि भारत की एकता बनाई रखी जाए, दूसरा है मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। तो प्रश्न कहाँ से पूछता है, प्रश्न यहाँ से पूछता है कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के प्रस्ताव, पाकिस्तान के प्रस्ताव की मांग मान ली थी, ठीक है, तो नहीं मानी थी, ठुकरा दी थी। तीसरा है कि भारत एक संघ होगा, इंडिया विल बी ए यूनियन, जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। तो उसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे, ठीक है, और देसी रियासतें होंगी। तो ब्रिटिश प्रांत कौन, जिन पर ब्रिटिश अभी तक शासन कर रहे थे, ठीक है, और देसी रियासतें कौन, जो कि फ्री हैं। वो संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। यानी कि चौथा चीज ये भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, या संविधान निर्मात्री सभा का हम लोग गठन करेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, ये पूरा जो भी कैबिनेट मिशन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, इसीलिए मैंने नोट्स नहीं बनाया कि क्या क्या इसमें लिखूंगा, क्या छोड़ूंगा, ठीक है। तो सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे, यानी कि ये चाहते थे और ये सहमत भी थे इससे। गांधी जी क्या कहते हैं, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यात्रा से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आपको बताया ही हूँ कि 1940 से 46 तक लगातार जो है अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष रहते हैं, 46 में हट जाते हैं, फिर सी राजगोपालाचारी नहीं हाँ उससे पहले माउंटबेटन आएंगे, फिर सॉरी मैं तो आपको वो बताने लग रहा हूँ, वायसराय जेबी कृपलानी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1947 में। ये पॉइंट याद रखना है, कौन बनता है, जेबी कृपलानी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। टोटल जो है लगभग 30 मिनट का लेक्चर है। संविधान सभा 1946 में बनना स्टार्ट हो रही है और इसमें किस तरह से चीज़ों का गठन हो रहा है, कितने दिन में बन रही है, पहला बैठक कब हो रहा है, ठीक है। फिर अंतरिम सरकार में किसको कौन सी पोस्ट मिल रही है, इससे प्रश्न आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास हो सकता है कल ही हम लोग पढ़ लें, या हो सकता है कि एक लेक्चर के बाद पढ़ें, क्योंकि कल मैं सोच रहा हूँ कि कुछ प्रश्न आप लोगों को करवा दिए जाए। अब आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि कल ही प्रश्न करना है या कुछ दिन बाद करें, क्योंकि उसके बाद केवल एक चैप्टर बचेगा, आधुनिक इतिहास का विविध, ठीक है। तो इसके बाद फिर वो कुछ किन लोगों ने क्या लिखा, इस तरह की बुक्स बचेंगी। बाकी सारी चीज़ें लगभग हमने कवर कर ली हैं और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जो है इंसाफ करूं हिस्ट्री के मॉडर्न के साथ। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग अगर स्टार्ट भी करेंगे तो 3 दिन ज्योग्राफी के साथ ही हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 बड़े सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो कोशिश करनी है कि सितंबर मिड तक हम लोग सारा कोर्स जो है इसका कवर कर लें, ठीक है। और फिर कुछ छोटे सब्जेक्ट बचेंगे तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो जो लोग भी अच्छे कमेंट्स करते हैं, सच बता रहा हूँ कि मेहनत करने का और मन करता है
और कोशिश करिए आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। अगर कुछ पूछना भी है, जैसे कोई टॉपिक आपको उसमें नहीं समझ में आया सपोज करो, ठीक है, तो आप लोग वो चीज़ कमेंट में लिख दिया करिए। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर जब भी बनाऊंगा मैं, तो अगर मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है, और उसको उस पर प्रॉपर वीडियो लेक्चर के समय ही 2-3 मिनट अलग से दे करके वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आपको लेक्चर कैसा लग रहा है ये भी आप लोग बताइए, और क्या इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया जाए, इसके बारे में भी सुझाव दीजिए, ठीक है। मेरा मानना है कि मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूं। अगर ज्योग्राफी आप लोग को नहीं स्टार्ट करवानी है तो कोई और सब्जेक्ट आप लोग सुझाव में बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।